हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है पादप में श्वसन। यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि पादप में श्वसन होता है कि नहीं, अगर होता है तो कैसे होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, मेन आपका मुद्दा यही है कि पादप में श्वसन होता है कि नहीं, अगर होता है तो कैसे होता है। इसके अलावा हम लोग कुछ और टॉपिक जानेंगे, जैसे तो आप बता ही दिए। दूसरा जानेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, फिर श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फेबोलिक पाठक्रम और सांस गुणांक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको पादप के श्वसन के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि हाँ, यदि ऐसा है तो कैसे? ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि जितने सारे जीवधारी हैं, जैसे हम लोग मनुष्य हैं या फिर कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये सभी सांस लेती हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? क्यों हम लोग सांस लेते हैं? क्या जरूरी है? आपने पढ़ा होगा, जानते भी हैं कि जैसे ही सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। तो आखिर सांस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि सांस बंद तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि क्या सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो पादप होते हैं ये सांस लेते हैं? और अगर हाँ, पादप सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ठीक है, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। फिलहाल इतना जान लीजिए, पादप सांस लेते हैं कि नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट यस या नो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, चलिए जानते हैं। सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, कोई भी जीवधारी हो, उसको परिवहन करना है, यानी एक स्थान से दूसरे जगह जाना है, गति करना है, प्रजनन करना है, अवशोषण करना है, सांस भी लेना है, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी? यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? अब इतनी सारी ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ये आपको भी पता है, कोई भी बता सकता है कि ऊर्जा के लिए हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन क्या भोजन से सीधे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? क्या बिना सांस लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी? लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? अब देखिए, यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या भोजन से सीधी ऊर्जा मिलती है? तो नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं मिलती है। दूसरा है, क्या सभी प्रकार के भोजन में समान प्रकार की ऊर्जा होती है? तो नहीं, वो भी नहीं मिलती है। क्या पादप भोजन करते हैं? तो कह सकते हैं पादप डायरेक्ट भोजन अपना बनाते हैं और उसके बाद करते हैं, अलग से वो भोजन नहीं करते हैं। फिर क्या सूक्ष्म जीव भी ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं? इन सभी का उत्तर चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं। उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया वो खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबंधता होती है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। तो जो भोजन होता है, यानी भोजन लेना और साथ ही भोजन खाना और फिर सांस लेना, इन दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि बिना सांस का भोजन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों में संबंध है। बिना श्वसन का भोजन किसी कार्य का नहीं रहता है, भोजन से ऊर्जा डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो पाएगी। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ बृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, जीवन विधि के लिए यानी आपको जीवन के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा है वो क्या होती है? कुछ बृहद अणुओं से प्राप्त होती है।
और उन बृहद अणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे होती है? तो उन बृहद अणुओं का ऑक्सीजन होता है। जो बृहद अणु का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े अणु हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण आप पढ़े होंगे, तो उनका ऑक्सीकरण होता है जिससे खाद्य पदार्थ कहते हैं। अच्छा ये बताइए कितने सारे लोग हैं जो ऑक्सीकरण जानते हैं? ठीक है, कितने सारे लोग हैं ऑक्सीकरण और अवकरण जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, नहीं जानते हैं तो नो लिखना है। अगर ज्यादा हमें पता चलेगा कि नहीं आपको पता है ऑक्सीकरण या अवकरण, तो उसको मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने क्लास 11th का जो 13th चैप्टर तक है, लेसन 1 से लेकर के लेसन 13 तक का वीडियो बना दिया है, और उन सभी का लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको यह अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। केवल हरे पादप व नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि जो हरे पादप होते हैं, ठीक है, यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं, और जो नील हरित जीवाणु हैं, वही अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, और उसके लिए वे क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। संचित यानी जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पौधों में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको पता है, ये मान लीजिए कि ये पेड़ है कोई, ठीक है, इसके ये जड़ है, ये पेड़ है, तो पेड़ में चारों तरफ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहीं पे होता है जहाँ पे हरे भाग होते हैं, जैसे पत्तियां हैं वो हरी होती हैं, या फिर कुछ नए तने होते हैं वो हरे होते हैं। तो केवल जो हरा वाला भाग होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि उस हरा वाला भाग में मान लीजिए कि यहाँ पे पत्ती है, ठीक है, तो उस पत्ती में ही क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहीं पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है वहां पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, यानी वहां की कोशिकाएं अपना भोजन नहीं बना सकती हैं। तो याद रखिएगा, केवल वही कोशिकाएं अपना भोजन बना सकती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद विज्ञान तक, ठीक है, विज्ञान तक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं आपको क्विज और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनका लिंक, इमेज जो आपके स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स, वो सभी डालता रहता हूँ। तो आप इस विज्ञान तक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, चूंकि हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, आपको मैंने बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें चारों तरफ तो हरे अंग होते नहीं हैं, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थों का हरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषी होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष यानी शाकाहारी या अपरोक्ष मांसाहारी रूप में प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जितने सारे प्राणी हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या होगा? जो दूसरे पे, पर मतलब दूसरा कोई, और पोषित होते हैं यानी जो दूसरे पे आधारित होते हैं। जितने सारे प्राणी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परपोषित होते हैं, यानी वे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। जैसे शाकाहारी हैं या फिर मांसाहारी हैं। तो देखिए, जो शाकाहारी हैं वो तो परोक्ष रूप से, परोक्ष यानी सीधे तौर पे, वो सीधे तौर पे
अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं। जो मांसाहारी हैं वो अपरोक्ष रूप से वो क्या करते हैं, अपरोक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं कि लायन है, यानी चलिए शेर है, ठीक है। ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करेगा? तो ये मांस खाएगा, ठीक है। और कौन सा मांस खा रहा है? मान लेते हैं कि चलिए डॉग खा रहा है, ठीक है, डॉग खा रहा है। तो जो ये है लायन है, ये तो मांसाहारी है, और डॉग क्या है, मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, दोनों खा लेता है। साथ ही जो आखिर डॉग खाएगा वो क्या खाएगा? मान लीजिए कि ब्रेड खाएगा या फिर बिस्किट खाएगा, रोटी खाएगा, चावल खाएगा, जो भी खा रहा हो। इसके अलावा ये मांस भी खाता है। तो इसको भी क्या चाहिए? इसको भी पादप चाहिए। रोटी कहाँ से मिलेगा? पादप से, पौधों से मिलेगा। या फिर इसको ऐसे करते हैं, जो लायन है ये खा रहा है गोट को, यानी बकरी को, ठीक है, बकरी को खा रहा है। बकरी क्या खाएगी? बकरी घास खाएगी, भूसा खाएगी, या फिर रोटियां खाएगी। तो ये किस पे आधारित हो गई? ये हो गई प्लांट पे। तो किसी तरह से देखिएगा तो जितने सारे प्राणी हैं वो परोक्ष रूप से या फिर अपरोक्ष रूप से पौधों पे ही आधारित होते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। मृत जीवी जैसे कवक मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जानते भी हैं कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए आवश्यक पदार्थ जितने सारे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय श्वास यानी कोशिकीय श्वसन अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। तो इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे? कोशिकीय श्वसन कैसे होता है और भोजन कैसे टूटता है कोशिका के अंदर, इन सब चीजों को जानेंगे, ठीक है। निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, ठीक है। ध्यान में यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक में, तो सीधी सी बात है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, ठीक है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स अणु है, जटिल अणु है, उनका विघटन यानी उनका टूटना कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वह भी केवल यूकैरियोटिक में, यानी केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा होता है। आपको पता है कोशिकाएं दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के सीसी यानी कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन्स, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, वसा और कुछ कार्बनिक अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में आ सकते हैं, यानी इनका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। अब देखिए, जितनी सारी ऊर्जा निकलनी है वो सभी एक साथ नहीं प्राप्त होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के द्वारा के रूप में मुक्त होती है। यानी जितनी सारी जो ऊर्जा होती है वो एकदम नियंत्रित रूप से मुक्त होती है, और साथ ही चरणबद्ध और धीमी अभिक्रियाओं द्वारा, यानी चरण भाई एक चरण के बाद जो दूसरा चरण शुरू होगा उसमें धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्र हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक ऊर्जा निकलती है वो किसके रूप में जमा होती है? तो एटीपी के रूप में जमा होती है। एटीपी तो बहुत सा कॉमन सा वर्ड है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा
निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। ठीक है, इस कारण से एटीपी कोशिकाएं के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। अब देखिए एटीपी के रूप में जितनी सारी ऊर्जा संचित हुई रहती है, जमा हुई रहती है, वो जीवधारी को विभिन्न समय पे विभिन्न तरह के जब ऊर्जा का कार्य होता है उस समय ये काम में आ जाती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में कार्य करते हैं, पूर्वगामी के रूप में काम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप सांस कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, और उसके बाद जानेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।